हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी सीरीज़ के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 8 जून है और आज हम पिछले 3 दिन की पीआईबी का डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो और साथ साथ में रिवाइज भी कर रहे हो। और आज क्या है कि जैसे 3 दिनों के जो आर्टिकल हैं उनके अंदर पीआईबी जो बैकग्राउंडर की न्यूज़ थी वो काफ़ी सारी इंक्लूड हो गई थी। जैसे मतलब 2-3 दिन में एक पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ आती थी। लेकिन अब क्या है कि जैसे सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, तो सरकार को अपने जो बखान करने होते हैं, अपनी जो बातें हैं वो सारी बतानी होती है कि हमने इन सालों के अंदर, जो 12 साल है उनके अंदर हमने क्या क्या किया है। तो उस संबंधित काफ़ी सारे आर्टिकल हैं वो आ गए थे। जैसे कि मतलब हेल्थ सेक्टर का, फिर कृषि क्षेत्र का, फिर अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे मध्यम वर्ग वाला हमारा पहले का रह रखा है। तो इस तरीके से हमारे लगभग 6 के समथिंग जो पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ है वो हमारी बाकी रह जाएंगी अभी भी, इस लेक्चर के बाद भी। तो उनको एक हम ऐसे कोशिश करेंगे कि एक अलग सेशन लेंगे पीआईबी बैकग्राउंडर का। छोड़ेंगे नहीं हम उनमें से किसी को भी, लेकिन हम ऐसे कोशिश करेंगे या तो एक एक करके हर हर दिन उनको इंक्लूड करते रहेंगे, या फिर एक अलग सेशन उसके लिए हमें करना पड़ेगा। तो आज 8 तारीख है और 8 जून की हम पीआईबी का डिस्कशन आज करने वाले हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और जैसे 3 दिन का है और उसके बाद में अभी काफ़ी लंबा सेशन चल सकता है। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला आर्टिकल, जो हमारी सोमा, अभी मैंने जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने 99 जो रामसर साइट थी वो बताई थी, और उसी दिन क्या हुआ कि एक जो रामसर साइट है वो ऐड हो गई थी और उससे संबंधित ये न्यूज़ है। तो रामसर साइट है तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है। ये कहाँ पर है? यूपी के अंदर है, यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है। और ये 100वां रामसर स्थल हमारा हो गया है। रामसर स्थल का मतलब आप समझते हो, 1971 के अंदर जो ईरान का रामसर शहर था, ईरान का रामसर शहर था, तो वहां पे जो आर्द्र भूमियां होती हैं तो उनके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। और उसके बाद में उसके तहत अलग अलग देशों के अंदर रामसर साइट हैं तो वो इंक्लूड की जाती हैं। भारत अभी टॉप 3 के अंदर आ गया है जो विश्व के अंदर जितनी रामसर साइट हैं उनके अंदर। और जो यूपी के अंदर बलिया का है तो इसका एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम सुरहा ताल, ये इसका दूसरा नाम है, सुरहा ताल। ये मैंने सही से नहीं लिखा, हाँ। तो इसका सूरा ताल ये दूसरा नाम है। और ये एक गोखुर झील है, गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील कहां पे है ये? एक तो गंगा और जो सरयू नदी है, सरयू मतलब घाघरा को ही सरयू कह देते हैं अभी, ठीक है। तो यहां पे है गोखुर झील का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये एक नदी जा रही है और ये नदी ऐसे क्या है कि मियंडरिंग करती है। मियंडरिंग का मतलब होता है विसर्पण करती है। ऐसे करते करते ये काफी ज्यादा घुमाव वाली हो जाती है ऐसे। और उसके बाद में ये अपना जो पुराने वाला जो रूट है उसको छोड़ देती है और यहां पे इस तरीके से एक गाय के खुर के समान, गोखुर मतलब गाय के खुर समान या फिर घोड़े के नाल के समान, यहां पे एक झील बन जाती है। ये नदी तो सीधी हो गई, लेकिन ये मेंडरिंग वाला पार्ट है ये अलग हट गया, तो इसी को ही गोखुर झील कहते हैं। और ये जो रामसर साइट है ये गोखुर झील का उदाहरण है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बता दिया, सुरहा ताल है, बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये पक्षी विविधता के लिए फेमस है। यहाँ पे क्या है कि माइग्रेटरी जो स्पीसीज होती हैं, जैसे साइबेरियन केन हो गया या फिर एक गूज होता है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं वो यहाँ पे आती हैं। उसके अलावा माइग्रेटरी हो गया, रेजिडेंट भी यहाँ पे काफ़ी हैं। फिर गोकुल झील का उदाहरण है, ओक्सबो लेक कहते हैं इंग्लिश के अंदर, आपको पता है, ठीक है। और गंगा और सरयू नदी है तो यहाँ पे है ये, ठीक है। तो बस इसके अंदर तो यही है। हमारा अगला आर्टिकल, सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी भागीदारी बढ़ाने के लिए सुधार, ये है। इसको हम एक कहानी की तरह समझते हैं कि जैसे मान लो कि सरकार है तो उसको काफ़ी सारा पैसा चाहिए होता है, जैसे कोई रोड प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्लाइमेट प्रोजेक्ट के लिए, रेलवे के लिए, ब्रिज के लिए, या फिर खुद का जो राजकोषीय घाटा है तो उसको पूरा करने के लिए भी काफ़ी सारे पैसे चाहिए होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि सरकार एक कागज़ जारी करती है, कागज़ को कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको जारी करती है, और उसके बदले में जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो उसके अंदर निवेश करते हैं। पहले क्या होता था, जो एफपीआई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, या फिर एफआईआई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, तो वो क्या है कि इनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था। जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते थे तो इन पे जो ब्याज भुगतान होता है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इस तरीके से होते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था उनको, तो इसलिए वो निवेश नहीं करते थे। अब क्या है कि सरकार ने इन तीनों चीज़ों को, काफ़ी सारी चीज़ों को रियायत दे दी है, मतलब इनको तो कुछ को नीली कर दिया, 0% टैक्स कर दिया है उस पर। और कुछ हैं जैसे मतलब PROI है, जो मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया है, तो उनके लिए कुछ छूट वगैरह दी गई है। और जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो उनको जैसे 15 साल, 30 साल, 40 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनको जारी किया जाएगा, या फिर जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है तो उनको जारी किया जाएगा। इस तरीके से सरकार ने काफ़ी सारी रियायतें दी हैं इसके अंदर। तो हम एक जो कीवर्ड हैं पहले उनको देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे आपको मैं इजी वे में बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जैसे कि आप एक ज़मीन खरीदते हो, तो मान लो आज आपने उसको 5 लाख की खरीदी, और आगे आने वाले 5 साल बाद में यदि आप उसको बेचते हो तो वो 10 लाख की ज़मीन हो जाती है। तो जो आपने 5 लाख का जो प्रॉफिट किया है उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ता है। जो आपने 5 लाख कमाए हैं 5 लाख के ऊपर, तो उसके बदले में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ता है। यही चीज़ जो शेयर मार्केट है उसके अंदर भी यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो ये छोटे पीरियड के लिए होता है। जैसे ये तो क्या है कि जैसे 12 महीने के लिए होगा, और ये 12 महीने से जो नीचे का पीरियड है उसके लिए होगा, ये ज़्यादा पीरियड के लिए होगा। ये तो जो मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड चीज़ें हैं, शेयर मार्केट में जो लिस्टेड प्रोडक्ट हैं उनके लिए 12 महीने होता है, और जो प्रोडक्ट शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है तो उनके लिए ये समय सीमा होती है 24 महीने, ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं या फिर एफपीआई हैं उनके लिए खत्म कर दिया गया है, मतलब नील कर दिया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एफपीआई और एफआईआई ये क्या है। जो फॉरेन एफआईआई, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, तो वो विदेशी लोग होते हैं जो भारत के अंदर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ से शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके और एक अपने लाभ कमाने के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे एफडीआई होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि एफडीआई में जैसे संस्था है तो उसके अंदर वो भागीदारी भी करेंगे, उसके बोर्ड के अंदर बैठकों के अंदर भी बैठेंगे, मतलब उसकी पार्टनरशिप भी होगी, लेकिन ये सिर्फ लाभ पर्पज से आते हैं कि मतलब उनको सिर्फ लाभ कमाना होता है। पहले क्या है कि जो एफआईआई है वो अलग होता था, एफपीआई अलग होता था, मतलब ये शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड इनके अंदर इन्वेस्ट करते थे। तो इनको अब 2014 से सेबी ने क्या है कि इनको एक ही कर दिया है। वैसे तो क्या है कि जो एफआईआई है, ये एफपीआई तो एक बड़ा होता है और उसी के अंदर एफआईआई आते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्यूएफआई भी आते थे पहले, और उसके अलावा एक दूसरे भी निवेशक वगैरह जो भी होते हैं वो आते थे। तो अब एफपीआई है तो उसी को ही माना जाता है अब, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस समझने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एफपीआई और एफआईआई है तो इनको इनके लिए फ्री कर दिया है, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं भाई क्या क्या चेंज किए हैं, वो हम देख लेते हैं अब क्या है कि जैसे एफपीआई है और एफआईआई है तो उनके लिए करों में भारी छूट कर दी गई है। पहले क्या है कि 20% कर लिया जाता था, किस पे, इंटरेस्ट इनकम पे, जो ब्याज की आय होती थी, ब्याज पे लगने वाली आय होती थी उस पे 20% लिया जाता था टैक्स। और लेकिन अब क्या है कि ये नील कर दिया है इसको। फिर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको पहले 30% था, उसको भी जीरो कर दिया है। उसके अलावा जो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो उसको वो पहले 12.5% था, उसको भी जीरो कर दिया। हालांकि ये विदेशी निवेशकों के लिए किया है, भारतीयों के लिए अभी भी ये टैक्स लगता है। तो इस पे इसकी है ना डिबेट होता है इस पर कि हमें हमारे लिए इतना क्यों किया है, कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं तो वो बाहर जाके निवेश करेंगे क्या फिर। तो पूंजीगत लाभ मतलब कैपिटल गेन है तो उसका वर्गीकरण जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि 12 महीने से ज्यादा वाले, और यदि वो कुछ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए है 12 महीने, और जो असूचित हैं मतलब जो अनलिस्टेड है सिक्योरिटीज हैं जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है उनके लिए 24 महीने का जो टारगेट है वो होता है लॉन्ग टर्म और कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। फिर
ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। अब क्या है, उनके लिए एफएआर का विस्तार किया है, मतलब फुल्ली एक्सेसिबल रूट, कि मतलब वो आसानी से, मतलब उनके लिए एक वीआईपी रूट बना दिया है, ऐसे समझ लो आप। तो उसमें क्या है कि जैसे मतलब 15 साल का, 30 साल का और 40 साल की ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनको उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आसानी से। फिर उसके अलावा जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है, सोवरेन ग्रीन मतलब सोवरेन का मतलब आप समझो कि मतलब जो गवर्नमेंट के होंगे, किसी भी बाहर के, जैसे यूएस के हो गए, यूके के हो गए, जो सरकारी बॉन्ड होते हैं वो, तो मतलब जिनका गवर्नमेंट का होता है वो। फिर ग्रीन मतलब जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज में लिए जाते हैं, और बॉन्ड का मतलब आप समझते ही हो, ग्रीन मतलब जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनके लिए। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है, तो उनको भी शामिल कर लिया है अब। उसके अलावा सामान्य मार्ग, मतलब नॉर्मल रूट के अंदर क्या होता था कि अल्पकालीन निवेश सीमा, संकेंद्रण सीमा और प्रतिभूति वार्ड सीमा, उनको हटा दिया है। कि पहले काफी सारी जो सीमाएं थी वो थी, और उनको अब हटा दिया गया है। इतना आप आसानी से समझ लो, इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कि मतलब जो शॉर्ट टाइम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो उसकी जो लिमिट होती है, तो उसको भी हटा दिया। फिर आप जो पैसा इकट्ठा कई कई साल तक आप करके रखते हो, तो उसको भी, उस लिमिट को हटा दिया। फिर जो प्रतिभूति, जैसे मतलब अलग अलग सिक्योरिटीज के लिए अलग अलग सीमाएं थी, कि ये वाली सिक्योरिटी है तो इसको आप 10% तक ही यूज में ले सकते हो, इसमें निवेश कर सकते हो, इसके लिए इतना कर सकते हो, उसको भी खत्म कर दिया है। फिर कुल निवेश की सीमाएं यथावत रहेंगी। इसका मतलब है कि जो दूसरे जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट कुल मिला के जितना इन्वेस्टमेंट करते थे, उसकी जो सीमाएं हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। जैसे अभी भी केंद्रीय जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनके अंदर 6% ही कर सकते हो, और जो सरकार की, जो राज्य सरकारों की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसके अंदर आप 2% इन्वेस्ट कर सकते हो। जो टोटल जो है अमाउंट है, तो उसके अंदर इन्होंने चेंज नहीं किया कि भाई एक लिमिट है कि इतना परसेंटेज है, उतना ही आप निवेश कर सकते हो। तो वो है 6% केंद्र सरकार वाली, और जो राज्य सरकारों की है वो 2% है, वो उतना ही रखा है इसको। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, कि जो मतलब विश्व के जो केंद्रीय बैंक हैं उनके बीच में सहयोग का एक मंच चाहिए। और ये केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। जो अलग अलग देशों के जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत का है वो आरबीआई है, दूसरे देशों का है वो अलग अलग बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक अलग अलग होते हैं। तो उनको एक समन्वय बना के रखें, उसके लिए एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में एफआईआई और एफपीआई है, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा ये एक डायग्राम दे रखा है, जैसे कौन कौन सी चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर रखा है वो सब बता रखा है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, पहले 20% था इसके अंदर इंटरेस्ट इनकम पे, इसमें 30% था, इसमें 12.5% था, सबको नील कर दिया है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उनके अंदर। उसके बाद आगे अर्थव्यवस्था और वित्तीय एकीकरण में इसका महत्व क्या होगा, कि जो सरकार ने अभी डिसीजन लिया है तो उसका महत्व क्या क्या होंगे। कि एक तो बुनियादी ढांचे का विकास होगा, कि जो एफपीआई वगैरह ये आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे, तो उससे क्या है कि सरकार के पास में काफ़ी सारा पैसा हो जाएगा। पैसा होने से वो जो बुनियादी ढांचा है, चाहे क्लाइमेट चेंज वगैरह है, कोई प्रोजेक्ट है, ऐसे कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सरकार के, तो वो आसानी से सरकार के पास में पैसा होगा तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर पाएगी सरकार। फिर उसके बाद में बाजार में स्थिरता और तरलता, कि इससे क्या होगा कि बाजार के अंदर लिक्विडिटी आएगी, तरलता आएगी, और उससे क्या होगा कि सरकार की जो उधार लेने की लागत है वो कम हो जाएगी। कि जैसे कि यूएस का एक क्लाइंट है, वो ब्याज कम रुपए में दे रहा है, दूसरा है, तो वो जैसे प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, और उससे क्या है कि सरकार को जो उधार लेने की लागत है वो कम हो जाएगी। उसके बाद में दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह, कि जैसे कर की छूट और नियमों के सरलीकरण से जो पेंशन फंड है, बीमा कंपनियां हैं, जो सॉवरेन वेल्थ है, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था कि बाहर के जो देश हैं, जैसे नॉर्वे के अंदर हमने एक बार बात की थी कि जो सॉवरेन वेल्थ फंड है उनका बहुत बड़ा है, तो उनके अंदर से हम पैसा निकाल पाएंगे। वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन कंट्रीज के इन्वेस्टर हैं, तो वो यहाँ पे सॉवरेन वेल्थ फंड है वो लेके आएंगे। उससे क्या होगा कि काफ़ी सारा जो पैसा है वो भारत के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे वो। उसके बाद में मतलब पूंजी प्रवाह की निरंतरता होगी। जो वैश्विक सूचकांक है उनका एकीकरण हो जाएगा। इस कदम से क्या होगा कि जो भारतीय बॉन्ड है और वैश्विक सूचकांक है उसके अंदर शामिल करने, और जैसे मतलब जेपी मॉर्गन है या फिर बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उसके अंदर जो भारत की जो सिक्योरिटीज हैं वो लिस्टेड हो जाएंगी। और उससे क्या होगा कि जो विदेशी सूचकांक हैं उसके अंदर जो भारत की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो लिस्टेड हो सकेंगी, और उससे आसानी से मतलब मजबूती ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। और एकीकृत करने में मदद मिलेगा, कि अर्थव्यवस्थाओं के साथ और अधिक मजबूती मिलेगी हमें। उसके बाद में
अब एक डिसीजन और लिया है सरकार ने कि PROI है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, कि मतलब जो बाहर के देश के लोग हैं तो उनके लिए कुछ उदारीकरण या लिबरलाइज्ड है ना, कुछ स्कीम लेके आए हैं। उसमें पहले क्या होता था कि जो एनआरआई हैं और ओसीआई है, जो भारतीय मूल के जो बाहर लोग रहते हैं, ओसीआई और एनआरआई के अंदर आपको अंतर पता होना चाहिए। ओसीआई कार्ड धारक होते हैं, जैसे मान लो कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था उसके बाद में जो जो लोग यहाँ पे नहीं थे, उसके बाद में कोई बाहर चला गया है या फिर कुछ है, तो उनके जो दादा परदादा पहले बाहर रहते यहाँ पे थे और अब वो बाहर रहने लगे हैं, तो ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करने के अंदर या बार बार भारत के अंदर आने की सुविधाएं, काफी सारी सरलताएं दी गई थी। और वही सरलताएं जो उदारीकरण है वो इनके लिए भी अप्लाई कर दिया है। जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो इनके लिए भी लागू कर दी है। ठीक है, उसके बाद में निवेश की सीमा में बढ़ोतरी। जैसे क्या है कि पहले जो PROI है, मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, जो मतलब विदेशी निवेशक ही मानो, कुल मिला के जो बाहर के देशों के नागरिक हैं, तो वो व्यक्तिगत रूप से अधिकतम सीमा 5% से अब उनकी बढ़ा के 10% कर दी, कि एक आदमी है तो वो 5% से बढ़ा के अब 10% तक निवेश कर सकेगा कोई भी कंपनी के अंदर। उसके अलावा जैसे जो कई सारे लोग एक साथ में मिलकर यदि आते हैं तो उनकी सीमा 10% से बढ़ा के 24% कर दिया है। 10 से अब 24% कर दिया यदि कई सारे लोग एक साथ में आके इन्वेस्ट करते हैं। और यदि एक अकेला आदमी आता है तो उसकी सीमा 10% कर दी है, अब बढ़ा दिया है इसको भी। तो सरल प्रक्रिया कर दी है। अब क्या है कि इसमें संशोधन किसमें किया है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, इसमें 3rd अमेंडमेंट हुआ है, ये नियम है 2026, इसके अंदर अमेंडमेंट किया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आप जानते हो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो तो लॉन्च हो ही चुका है। उसके अलावा जो हिंदी लिटरेचर का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। और जो श्याम सर हैं, जो IRS हैं, अभी इस साल जो 2025 का एग्जाम था उसके अंदर उनको IRS पोस्ट मिलेगी, तो उनकी जो 895 रैंक है और स्कोर है जो हिंदी लिटरेचर के अंदर उनका स्कोर 269 है, तो वो आपको लाइव आंसर राइटिंग कराएंगे। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आपके लिए जो 2 दिन का टारगेट होगा, उसके बाद में तीसरे दिन लाइव क्लास होगी। उस लाइव क्लास के अंदर जब 10 मिनट का या फिर 9 मिनट का, डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन है तो कितने वर्ड्स का है, उतना आपको टाइमर के हिसाब से टाइम दिया जाएगा लाइव क्लास के अंदर। और उस टाइम में आप उस क्वेश्चन को लिखोगे और लिखने के बाद में श्याम सर हैं तो वो अपना मॉडल आंसर लेके आएंगे। वो बताएंगे कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से अटेम्प्ट करना था, मैं आपकी जगह होता तो मेरे इतने नंबर क्यों आए हैं, तो वो आपको बताएंगे। और उसके बाद में आपको जो ऑडियो रिव्यू के द्वारा जो आप कॉपी उस टाइम पे जो 5 क्वेश्चन आए आपने एक एक करके लिखे हैं, उनको एक टेलीग्राम आईडी दी जाएगी, वहां पे आप सेंड कर सकते हो। और सेंड करने के बाद में आपको ऑडियो रिव्यू के द्वारा आपके आंसर हैं तो उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं वो बता दी जाएंगी। तो ये बैच है, तो ये सिर्फ 3499 का है। इसके अंदर 150 मॉडल आंसर दिए जाएंगे। उसके अलावा ऑडियो फीडबैक होगा श्याम सर के द्वारा और 80 दिन की लाइव आंसर राइटिंग होगी इसके अंदर। और उसके अलावा जो हमारा मेंस एक कॉम्बो कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। पहले क्या है कि जो 5 कोर्स थे अलग अलग, जो मेंस के अलग अलग, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इस तरीके से ये 5 कोर्स थे, तो इनको मर्ज करके जो पहले उनकी रेट थी 2400 रुपए थी, तो उसको कम करके कॉम्बो कोर्स बना दिया है और वो 1199 का हो गया है। जैसे आपको पता है कि जैसे एक PDF है वो भी 200 रुपए की पड़ जाती है आपके, लेकिन ये पूरा कोर्स जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, IAS है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोलॉजी वाला है पार्ट, और साइंस एंड टेक है, इस तरीके से ये 5 कोर्स हैं, इनको मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो आप हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, वहां पे जाके इन कोर्स को एनरोल कर सकते हो। और ये 2 हमारे नंबर हैं, यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो कि और आपके कोई डाउट है तो वो यहाँ पे आके कॉल कर सकके पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल एपेडा से संबंधित है, APEDA, एपेडा। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। इसके अंदर एक संस्था है जो किसान जो अपना प्रोड्यूस करते हैं और उसको निर्यात करने तक, जो बीच के अंदर एक मध्यस्थ के तौर पे ये काम करता है कि किसानों के जो उत्पाद हैं तो उनको निर्यात किस तरीके से किया जा सकता है, तो उसके लिए ये संस्था काम करती है। जो किसान के उत्पाद हैं उसके अलावा जो मैन्युफैक्चर्ड तरीके से, जैसे मतलब मान लो कि पापड़ हैं, इस तरीके से काफ़ी उत्पाद हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये एपेडा एक्ट आया था 1985 का, उसके तहत ये 1986 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जैसे अभी इसने क्या है कि एपेडा ने जो यूके के अंदर
यूके को झारखंड के जो ताजा आम है उनका नाम है आम्रपाली, आम्रपाली आम है, तो उनके निर्यात को सुगम बनाने के लिए प्रयास किए हैं। और अभी क्या है कि जो महिलाओं द्वारा संचालित एफपीसी है, फूड प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, उनसे 1.8 मीट्रिक टन आम्रपाली जो है आम है, तो उनको यूके को निर्यात किया इन्होंने। तो उससे संबंधित न्यूज है ये। तो उसके अंदर और क्या है हम देख लेते हैं। वैसे तो इस आर्टिकल के अंदर एपेडा के बारे में ही हमें जानना था। उसके अलावा जैसे आम्रपाली आम है वो आपको पता होना चाहिए कि आम्रपाली आम है ये झारखंड का है। उसके अलावा जो महिलाओं द्वारा संचालित किसान उत्पादक कंपनी है वो इसके अंदर महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। फिर इसकी उपलब्धियां क्या है कि जैसे अब झारखंड है तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय निर्यात करने के अंदर एक भागीदार राज्य बन गया है। फिर एक कीवर्ड है ये लोकल गोज ग्लोबल, ये कीवर्ड है, ये आप मेंस के अंदर यूज ले सकते हो कि किस तरीके से झारखंड का जो आम्रपाली आम है, जो लोकल आम है, तो वो निर्यात करके हम ग्लोबल उनको बना दिया है। तो लोकल गोज ग्लोबल ये कीवर्ड आप ध्यान में रख सकते हो। बस इसमें इतना ही है, आगे चलते हैं। हमारा अगला आर्टिकल लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसका मतलब है कि जो भूमि वाले जो बंदरगाह हैं उनको मैनेज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे हम मान लो कि हमें कार्गो है तो वो पाकिस्तान भेजना है, म्यांमार भेजना है, या फिर बांग्लादेश भेजना है, नेपाल भेजना है, अपने पड़ोसी देशों के पास में भेजना है, तो उसके लिए क्या होता है कि अभी जो कागजी कार्यवाही है या फिर काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ है, जो मतलब सिक्योरिटी रीजन की वजह से चेकिंग वेकिंग करनी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। तो उसको आसान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको आसान तरीके से कैसे भेजा जा सकता है। और उसके अलावा जो यात्री हैं तो उनकी जो स्लॉट बुकिंग होती है कि भाई इतने यात्री हैं, वो एक बार के अंदर यहाँ पे मान लो कोई गुरुद्वारा साहिब है या फिर नानक साहिब है, यहाँ पे आना होता है उनको यात्रियों को, तो वो कितने स्लॉट के अंदर आ सकते हैं, तो उसको भी इलेक्ट्रॉनिक तौर पे कैसे मैनेज किया जा सकता है, उससे संबंधित ये लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, इन्होंने लॉन्च किया है। तो पहले के जो अलग अलग गेटवे थे उनको एकीकृत करके सिंगल विंडो के तौर पे इसको चालू किया गया है। तो इसमें और क्या है वो हम देख लेते हैं। पहले तो पहली बात तो ये है कि इकोनॉमी का पार्ट तो है ही है, उसके अलावा ये इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके अंदर भी आप इसको लिख सकते हो। तो देख लेते हैं इसमें और क्या है। तो एलपीएमएस क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ये अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो सभी भूमि बंदरगाह जो लैंड पोर्ट है उनके परिचालन को एक एकीकृत प्रणाली में संयोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में कार्गो और यात्री हैं तो उनके जो एंड टू एंड डिजिटल वर्क फ्लो है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह आ सकें जा सकें, उसके लिए एक डिजिटल वर्क फ्लो बनाया जाए। उसके अलावा उनकी स्लॉट की बुकिंग की जाए, या भुगतान है जो पेमेंट सिस्टम है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर दिया जाए। फिर ट्रैकिंग है या सिंगल विंडो क्लियरेंस है, इस तरीके की सुविधाएं इसके अंदर शामिल है। तो पहले क्या है कि जैसे आइस गेट है, आइस गेट एक ये कस्टम्स डिपार्टमेंट है तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक गेटवे है, तो वो है। फिर यूलिप है, ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है ये, तो ये है। उसके अलावा मोटर व्हीकल इकोसिस्टम है। इस तरीके से काफी सारे जो नेशनल प्लेटफॉर्म उनको एकीकृत करके इसके साथ में मर्ज कर दिया है। उसके बाद में जो इसका मेन जो भागीदार है जो सब कुछ संभालेगा वो है भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, इंग्लिश में आप देख लो इसको लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये संभालेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम है उसके अंदर आता है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट सीमा प्रबंधन विभाग है, इसके अंदर काम करेगा ये। ठीक है, और ये वैधानिक निकाय है, मतलब ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के तहत बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये अभी जो 15 भूमि बंदरगाह हैं उनका संचालन कर रहा है। अभी जैसे दूसरे जो उद्घाटन किए जाएंगे उनमें से आप ये जो डोकी मेघालय है, डोकी है ये मेघालय के अंदर है, श्रीमंतपुरा है ये त्रिपुरा के अंदर है, ये भी भूमि बंदरगाह है, तो इनको भी आप नोट कर सकते हो। याद रखना चाहिए आपको कि भाई ये बंदरगाह है जो लैंड पोर्ट है हमारे। ठीक है, बस यही है इसके अंदर। इसके अलावा भी काफी सारे पोर्ट हैं, उनका नाम याद रखना हमें जरूरी नहीं है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसका महत्व क्या है। जैसे स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट, मैं कह रहा हूं आपको कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर काम आ सकता है, तो मतलब बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर हमारे काम आ सकता है। फिर परिचालन दक्षता है उसके अंदर वृद्धि होगी, जैसे एक न्यूट्रल और ओपन प्लेटफॉर्म के रूप में एलपीएमएस है, ये सरकारी एजेंसी हैं जो और निजी ऑपरेटर हैं, तो उनके बीच के अंदर है ना समन्वय सुनिश्चित करेगा। और हवाई अड्डे या फिर समुद्री बंदरगाह हैं तो उनके अंदर जो डिजिटल प्रणालियां शुरू हो गई हैं तो उनको लैंड पोर्ट हैं उनके अंदर भी लेके आया जाएगा इसके द्वारा, जो एलपीएमएस है ये। फिर
आर्थिक विकास और विकसित भारत, कि भाई आयात निर्यात है वो आसान हो जाएगा, ये डेटा हमारे काम का नहीं है। ठीक है, जो विकसित भारत है हमारा 2047 तक लक्ष्य है, तो लास्ट के अंदर आप कंक्लूजन के अंदर तो हमेशा ये लिख ही सकते हो, पर ध्यान रखना एक पेपर के अंदर इसको बार बार नहीं लिखना है। उसके बाद में अगला है 19 नमो ऑक्सीजन पार्क। ये दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं। आपको पता है कि जैसे ही सर्दियां आती हैं, सर्दियों के अंदर दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो उसके लिए जैसे एक अर्बन हीट आइलैंड टाइप में बन जाता है एक तो, या फिर वहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए सरकार 18 नमो ऑक्सीजन पार्क, सॉरी नैनो नहीं, नमो ऑक्सीजन पार्क बनाने जा रही है। और यहाँ पे क्या है कि एक अलग अलग एरियाज के अंदर ऐसे ऑक्सीजन पार्क बनाए जाएंगे, जिसके अंदर पेड़ पौधे वगैरह इस तरीके के बना के, और एक अर्बन डेवलपमेंट का, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल होगा ये। फिर तो इसमें और क्या है हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, अर्बन ग्रीन लंग इसके तौर पे काम करेगा, ये कीवर्ड है, ये आप नोट कर सकते हो। फिर दिल्ली के अंदर इसमें वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है कि 15 लाख पेड़ हम लगाएंगे, 1.5 मिलियन ट्रीज हम लगाएंगे। फिर डस्ट फ्री दिल्ली इनिशिएटिव है कि दिल्ली के अंदर जो डस्ट ना हो उसके लिए अलग अलग काम किए जा रहे हैं, तो वो डस्ट फ्री दिल्ली इनिशिएटिव है, तो उसके लिए ये सहयोग करेगा। उसके बाद में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, जैसे कि ये एक संस्था है दिल्ली सरकार की है, ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, CAQM, ये एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, तो इसके सहयोग से ये प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनके अंदर शामिल कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे पहला है OCEMS, ऑनलाइन कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे आपको पता है कि AQI वगैरह इस तरीके से नापा जाता है, तो वो OCEMS है। फिर जैसे डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, अलग अलग जो डिवाइस है, फोग वगैरह वाले जो डिवाइसेस हैं उनको लगाया जा रहा है। ये कौन कर रहा है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसकी ये पहल है सारी, जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए है। फिर मैकेनाइज्ड इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ रोड, की मशीनों द्वारा जो रोड के ऊपर डस्ट वगैरह ज्यादा उड़ती है, तो उसको साफ करने के लिए मशीनों द्वारा इस तरीके से किया जाता है कि उससे डस्ट ना उड़े। फिर जो EV को हम प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर दिया हुआ था असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दिल्ली के अंदर है और अरावली रेंज के अंदर है। इतना आपको पता होना चाहिए कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। ठीक है, तो असोला भट्टी सीधा आपको प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिया जाए कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली के अंदर है, ये अरावली रेंज के अंदर है। और ये जो अलवर है, अलवर जो सरिस्का है, तो उससे और यहाँ पे एक कॉरिडोर टाइप में यहाँ पे बनता है, जहां पे तेंदुए हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। अगला आर्टिकल हमारा पंचायत उन्नति सूचकांक से संबंधित है। देखो पहली बात है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार हैं, ये दिए जा रहे हैं कि भाई ई गवर्नेंस के अंदर कौन कौन से जो प्रोग्राम है वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। और ये 2 दिन का आर्टिकल है, एक 5 तारीख को आया था, एक 7 तारीख को आया था, तो इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। एक के अंदर जो गोल्ड पुरस्कार है वो किसको मिला, दूसरा है कि सिल्वर पुरस्कार किसको मिला, तो ये 2 आर्टिकल थे, उनको मैंने मर्ज कर दिया। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है, तो इसके अंदर जो गोल्ड पुरस्कार है वो तो मिला है पंचायत उन्नति सूचकांक को, और दूसरा है ई जागृति, इसको मिला है रजत पुरस्कार। तो इस तरीके से ये 2 स्कीम है, 2 प्रोग्राम है, स्कीम नहीं कहूंगा मैं, तो ये 2 प्रोग्राम है, इनको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या है इनके अंदर। तो पहला हमारा है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के बारे में हम देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है 2026 का, तो उसके अंदर जो PAI है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, तो उसको किस संवर्ग के अंदर रखा गया है, जो 7वां संवर्ग है इसके अंदर रखा गया है। हमें याद नहीं रखना है वैसे, पर ऐसे ही है कि भाई ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में डेटा एनालिटिक्स की डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उसके अंदर हम कोई इंडेक्स निकालते हैं तो एक डेटा एनालिटिक्स होती है, उसके द्वारा ही निकालते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल द्वारा उल्लेखनीय डिजिटल बदलाव, कि उसके द्वारा जो डिजिटल बदलाव है वो कैसे हुआ है, तो उससे संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले बात तो कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, तो वो काम किसके आ रही है। जैसे आपको पता है कि SDG होते हैं जो ग्लोबल लेवल पे होते हैं, तो उसको जैसे हमने राज्यों के लिए भी एक SDG वाला निर्धारित किया था, उसको पंचायत लेवल पर जो SDG के इंडेक्स के अंदर कितनी कितनी भागीदारी रही है किस किस पंचायत की, और उनका विकास किस किस लेवल तक रहा है, तो उनको 5 भागों के अंदर बांट के एक इंडेक्स निकाली गई है। तो उस आधार पर ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है। तो उसके अंदर
ये पुरस्कार दिया गया इसको, तो पुरस्कार राशि क्या है, जैसे मतलब ट्रॉफी वगैरह तो है ही, उसके अलावा जो 10 लाख रुपए हैं वो नगद भी दिए जाएंगे। उसके बाद में अब इसका आयोजन है तो वो 1 और 2 जुलाई को राजस्थान के जयपुर के अंदर होने वाला है, और उसके अंदर इसको अवार्ड दिए जाने हैं। और इसका आयोजन कौन कौन करेगा, एक तो DARPG है, जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है वो है, जो इसको इंग्लिश में कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियांस, ठीक है। उसके अलावा जो मैटी है, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाली जो मंत्रालय है वो है, फिर उसके बाद में जो राजस्थान सरकार है, इनके सहयोग से इसको संयुक्त रूप से शुरू किया जाएगा। फिर सम्मेलन की थीम क्या है, इस वर्ष के सम्मेलन की थीम है विकसित भारत 2047, AI सक्षम, डेटा आधारित और सुरक्षित डिजिटल शासन, विकसित भारत 2047, AI इनेबल्ड, डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस, ये इसकी थीम है। अब इसके अंदर इंडेक्स के अंदर क्या क्या है वो है, जैसे पहली बात है ये पंचायती राज विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय है, इसके द्वारा की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में बहुक्षेत्रीय सूचकांक है, पंचायतों का जो समग्र विकास और प्रदर्शन है उसका आकलन करेगा ये। उसके अलावा जो SDG लक्ष्य है उनको लोकल स्तर पर लेके आए हैं, और उसके अंदर 9 विषय हैं। वैसे ये 9 विषय काम के नहीं है, इतने ज्यादा काम के नहीं है, फिर भी आप देखना चाहो तो इंटरनेट पे जाके सर्च जरूर कर लेना, एक बार उसके ऊपर से गो थ्रू कर लेना कि भाई ये 9 विषय हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस आधार पे ग्राम पंचायतों का क्या क्या प्रदर्शन रहा है तो वो नापते हैं इसके अंदर। और एक PAI 2.0 इसका नया संस्करण है ये वाला, तो ये सूचकांक का जो उन्नत संस्करण है, इसके अंदर 150 संकेतक हैं, 230 डेटा के बिंदु हैं, और 2.5 लाख से ज्यादा है ना ग्राम पंचायत है, 2.6 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं वो इसके अंदर शामिल है। अब भागीदारी जैसे 33 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये इसके अंदर शामिल है। 5 श्रेणियों के अंदर इसको विभाजित किया गया है, जैसे 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगनर। डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट के अंदर आ सकता है कि 5 श्रेणियां हैं या 6 श्रेणियां हैं, 4 हैं, ऐसे डाल सकते हैं वो, तो आपको पता होना चाहिए 5 श्रेणियां हैं, और 90 से ऊपर वाली है वो अचीवर हो गई, फिर ऐसे नीचे करते करते 40 जो बिगनर है वो हो गया। फिर इसका सार्वजनिक पोर्टल है, ये सार्वजनिक पोर्टल मतलब जो आम नागरिक हैं वो भी इस पोर्टल के ऊपर जाके और वहां पे चेक कर सकते हैं कि आपकी पंचायत है वो किस लेवल पर काम कर रही है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद में पारदर्शी ई गवर्नेंस के अंदर ये काम कर रहा है, कि मतलब ई गवर्नेंस के द्वारा मतलब पारदर्शी शासन है तो वो किस तरीके से काम करता है वो इसके द्वारा हमें पता चलता है। फिर लक्षित विकास मतलब टारगेटेड डेवलपमेंट, जैसे हर एक पंचायती राज सिस्टम है तो उसके अंदर क्या है कि GPDP बनानी जरूरी होती है। GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान है, ये प्लान है GPDP, ये बनानी होती है। फिर उसके बाद में ये प्लान है वो राज्यों को भेजे जाते हैं, और उसके बाद में ये केंद्र सरकार है उसको भेजे जाते हैं, और उसके आधार पे इनको फंड का अलोकेशन किया जाता है कि कितना पैसा आपको चाहिए ये प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये एक बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच के आधार पे ये GPDP बनाई जाती है। तो इससे क्या होगा कि टारगेटेड डेवलपमेंट होगा, कि आपने टारगेट डिसाइड किया उसके आधार पे आप विकास कर रहे हो। फिर इसके अंदर महत्व है इसका। फिर प्रतिस्पर्धी संवाद, कि मतलब जैसे एक पंचायत है उसको लगता है कि भाई मेरे बगल वाली पंचायत है वो तो अचीवर के अंदर चली गई और मैं अभी बिगनर ही हूं, तो पंचायत है तो वो अपने पास पास वाली जो पंचायत है तो उसके आधार पे वो अपना विकास करना चाहेगी, और है ना जैसे प्रतिस्पर्धी संवाद की जो अवधारणा है वो फुलफिल हो गई इसके अंदर। फिर जैसे भविष्योन्मुखी प्रशासन, की मतलब जो आधुनिक तकनीक है इनका यूज में लिया जाएगा। फिर डेटा का उपयोग से ये क्या होगा कि जन केंद्रित और सुरक्षित सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित कराना इसका काम है। तो इस आधार पे हमने पंचायत असेसमेंट प्रोग्राम है वो हमने देख लिया। ये मैं क्या है कि आपको पहले भी एक बार कहा था कि मैं एक बार SDG की कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आप देख लो कि ट्रिक्स है ना किस तरीके से आपको, या तो आपको लगभग याद ही है, जिसको याद नहीं है वो एक बार जल्दी से देख लो। कि पहला है नो पॉवर्टी मतलब गरीबी, ये तो पहला तो हमें आसानी से याद हो ही जाता है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पहला तो है गरीबी। दूसरा हंगर, मतलब ऐसे कहते हैं कि 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए तो ठीक है, तो मतलब 2 रोटी, 2 जून की रोटी, ऐसे भी कहते हैं कि 2 जून की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है, ठीक है। तो ये 0 हंगर, 2 नंबर 0 हंगर। फिर उसके बाद में तीसरा हेल्थ से संबंधित है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। आपको पता है जैसे मान लो डॉक्टर का एक स्टेथोस्कोप होता है ऐसे, तो उसके 3 किनारे होते हैं, 1 2 और 3,
ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि 3 नंबर है तो वो हेल्थ से रिलेटेड है। फिर चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन मतलब कहते हैं कि ज्यादा चार चार किताब पढ़ के ज्यादा ज्ञान दे रहा है क्या, तो ऐसे हम कहते हैं। तो ये 4 नंबर मतलब क्वालिटी एजुकेशन। फिर जेंडर इक्विटी, ये पांचवा आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि 5 नंबर है, ये मतलब जेंडर इक्विटी से संबंधित है। और छठा है वो स्वच्छता, मतलब स्वच्छता, मतलब स्वच्छता में देखो आप 6 पे जोर देके देखो कि 6 मतलब स्वच्छता, ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। उसके बाद में 7 आपको जैसे इंडियन माइथोलॉजी के अंदर कहते हैं कि 7 है वो रथ हैं, तो वो सूर्य भगवान के थे, ऐसे इंडियन माइथोलॉजी में कहा जाता है। तो 7 मतलब सूर्य, सूर्य मतलब अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से संबंधित है कि मतलब सूर्य से हमें मिलती है सोलर एनर्जी वगैरह, ठीक है। तो आप 7 को ऐसे याद रख सकते हो। फिर 8वां है, 8 को हम कैसे लिखेंगे, EIGST, ई से मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 8 हो गया। फिर 9 को आप कैसे लिखोगे, NINE, 9, आई पे जोर देके देखो, आई, NIN में 9, तो आई से इंडस्ट्री, आई से इनोवेशन और आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आई 3 हो गए इसके अंदर, मतलब 9 है ये। फिर 10वां 1 और 0, 1 और 0 आप मेरे को बताना कि कौन सी इंडेक्स है जिसके अंदर सारे संसाधन एक के पास में चले जाते हैं और किसी के पास में 0 संसाधन रहते हैं, मतलब 1 और 0 कि सारे संसाधन एक के पास में चले गए तो 1 हो गया, और सब बराबर हैं तो मतलब 0 हो गया, कहीं भी इनइक्वलिटी नहीं है। तो एक ऐसी इंडेक्स आती है, वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना, मतलब रिड्यूस इन इक्वलिटीज। उसके बाद में 11 मतलब ऐसे देखो आप, 1 मतलब शहर है, शहर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये, तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये देखो 1 और 1 ऐसे करके याद रख लो आप। इस तरीके से मैंने 11 तक बता दिया है। उसके अलावा 12 से लेके 17 तक आप मेरे को बताना कि क्या क्या और ट्रिक्स हो सकती हैं आपके दिमाग में, आपने कैसे याद की थी, वो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। ये क्या है कि जो एसडीजी हैं वो हमारे मेंस के अंदर कहीं भी हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसको एक कंक्लूजन के तौर पे हमें लिखना पड़ता है, और उसके अंदर हमें आसानी रहे इसलिए हमें रटना भी जरूरी है इसको, इसलिए मैंने आपको बताया। उसके बाद में एक, ये मैंने एक हेडिंग नहीं डाली है, ये ई जागृति जो था हमारा, ई जागृति है उससे संबंधित है ये। तो ई जागृति क्या है कि जो उपभोक्ता मामलों का विभाग है उसके द्वारा एक कंज्यूमर शिकायत को रिड्रेसल करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मान लो कि IRCTC है तो वहाँ पे हम टिकट बुक भी कर सकते हैं और वहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके अंदर जो उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं, उनकी केस फाइलिंग है या फिर उनके केस की ट्रैकिंग है, वो सारी चीज़ें एक ही जगह हो सकें। और इससे पहले भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म थे, इसलिए क्या है कि जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, तो उनको अलग अलग जगह शिकायतों करने के लिए भटकना पड़ता था। अब उनको एकीकृत करके और ये ई जागृति प्लेटफॉर्म है ये बना दिया था, और ये 2025 के अंदर बना था। तो इसके बारे में हम और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे कि डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया पुनर्गठन, ठीक है। तो ये पुरस्कार श्रेणी है ना इसकी, ये वाली है कि डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और सरकारी प्रक्रियाओं का पुनर्गठन करना, कि अभी इसके अंदर काफी सारे प्लेटफॉर्म को एक साथ में बना दिया है, इसलिए इसकी श्रेणी है वो अलग है, उसकी अलग थी। फिर जैसे इसको आपको पता है रजत मिला था, सिल्वर पदक मिला था इसको, ठीक है। तो लॉन्च कब किया, 2025 के अंदर। इंटीग्रेशन क्या करेंगे, जैसे इससे पहले OCMS था, एक ई दाखिल प्लेटफॉर्म था, फिर NCDRC है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल है, कमीशन है, तो उसका CMS है, केस मैनेजमेंट सिस्टम है, और उसके अलावा एक कॉन्फोमेट है जो कंप्यूटराइज तरीके से ई दाखिल करना है, ऐसे कुछ था इसके अंदर। तो इस तरीके से ये एकल AI सक्षम, AI अनेबल्ड पेपरलेस प्लेटफॉर्म अब बना दिया है, इन सबको मर्ज करके, जो OCMS है, ई दाखिल है, NCDR CMS है, कॉन्फोनेट है, इनको मिला के एक ही प्लेटफॉर्म कर दिया है। तो निपटान की दर है तो ये काफी ज्यादा हो गई है, और कई राज्यों के अंदर तो क्या है कि ये कह रहा है कि 100% से अधिक की निपटान दर हो गई है। अब पता नहीं 100% से ज्यादा कैसे हो सकती है, क्योंकि 100% हो गया तो इसका मतलब पूरा ही हो गया है, पर इसमें लिखा हुआ है, PIB में लिखा हुआ था, सरकार कितना बोलती है। फिर अनिवासी भारतीय NRI जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है,
मान लो कि कोई एनआरआई है, तो उसने भारत के अंदर आके कोई उत्पाद खरीदा, सामान खरीदा, और मान लो वो बाहर चला गया, तो अब उसको शिकायत करनी है तो वो ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आके कोर्ट के अंदर आके वो अपना एक वो फाइल करेगा उसके बाद में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अनिवासी भारतीय एनआरआई हैं तो वो बिना यहाँ भारत आए अपना मामला दर्ज करा सकते हैं। तो एनआरए की शिकायतें जैसे बाहर के, जैसे यूएसए के, यूके के काफी सारे जो है, तो उनकी शिकायतें दर्ज की गई हैं। और इससे क्या होगा कि जैसे त्वरित न्याय मिलेगा, स्पीडी जस्टिस मिलेगा, और टेक्निकल फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि बहुभाषी है, ये अलग अलग भाषाओं के अंदर है। एआई का यूज लिया गया है कि एआई चैटबॉट है, उससे आप बात कर सकते हो। वॉइस टू टेक्स्ट है तो वो ट्रांसलेशन हो जाता है। ऑनलाइन भुगतान आप कर सकते हो, और दिव्यांगों के अनुकूल बनाया गया है इसको प्लेटफॉर्म को। और न्यायिक दक्षता कि मतलब मुकदमों का निपटान की दर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, और वर्चुअल सुनवाई होती है इसके अंदर। फिर पारदर्शिता और संचार कि मतलब दैनिक आदेश हैं उनको ऑनलाइन अपलोड के अंदर इतने % की वृद्धि हो गई है। और एसएमएस ईमेल के माध्यम से निरंतर इसको अपडेट भी किया जाता है कि आपको अपडेट बता दिया जाता है कि अब आपका जो केस है वो कहां तक पहुंचा है। तो ये ई जागृति प्लेटफॉर्म के बारे में था। अगला आर्टिकल टीडीपी डीएसटी, मतलब डीएसटी के अंदर एक संस्था है टीडीपी। तो इसने पुणे के मेसर्स ग्रीन जूल प्राइवेट लिमिटेड, एक ये स्टार्टअप है पुणे का है, मेसर्स ग्रीन जूल प्राइवेट लिमिटेड। तो इसने क्या है कि स्वदेशी आधारित द्वितीय पीढ़ी का जो डीजल समतुल्य जैव ईंधन प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण के लिए सहयोग प्रदान किया है। कि मतलब इसने जो सेकंड पीढ़ी का, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट पीढ़ी क्या होती थी, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे तो उनके द्वारा, जैसे गन्ना हो गया या फिर गेहूं हो गया, तो इनके द्वारा जैव ईंधन बनाया जाता था, इनको सड़ा के गला के। लेकिन इससे क्या दिक्कत होती थी कि भाई इस पे विवाद होता था कि भाई खाने के लिए इतना अनाज नहीं है, संसाधन नहीं है, और फिर भी आप इनको बायोडीजल के तौर पे यूज में ले रहे हो। तो उसके बाद में सेकंड जनरेशन जो बायोडीजल है तो उसका उपयोग किया जाने लगा। उसमें क्या है कि जो खराब हो गई चीजें हैं, जो मतलब अपशिष्ट है या फिर सॉलिड वेस्ट है, इस तरीके से जो चीजें होती हैं उनके द्वारा बायोडीजल बनाया जाने लगा। तो सेकंड जनरेशन बायोडीजल है तो वो यही होता है। और उसके द्वारा जो स्वदेशी तकनीक द्वारा अभी क्या है कि डीजल, बायोडीजल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे संबंधित ये न्यूज है कि इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। तो आगे हम देख लेते हैं इसमें और क्या है। परियोजना का उद्देश्य क्या है, जो कृषि अपशिष्ट है और कृषि प्रसंस्करण अवशेषों से उन्नत जैव ईंधन, एडवांस बायोफ्यूल है, तो इसका उत्पादन किया जाएगा। अब अभिलाषा बायोफ्यूल्स, ये नाम है इसका, ये आपको ध्यान रखना है, अभिलाषा बायोफ्यूल्स। ठीक है, तो प्रस्तावित परियोजना है तो अभिलाषा बायोफ्यूल्स के उत्पादन के लिए ग्रीनफील्ड विनिर्माण केंद्र, यही अगली पीढ़ी का नवीकरणीय किया जाएगा, और नेफ्ता का विकल्प है ये। उसके बाद में ड्रॉप इन ईंधन, ड्रॉप इन ईंधन की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि पहले क्या होता था कि इनको ब्लेंड करने की जरूरत पड़ती थी। जैव ईंधन है तो उसको यदि आपको यूज में लेना है किसी गाड़ी के अंदर, तो आपको जैसे पेट्रोल के साथ में, डीजल के साथ में इसको ब्लेंड मतलब मिलाने की जरूरत पड़ती थी, तब जाके इसको यूज में ले सकते थे। लेकिन ये ड्रॉप इन ईंधन का मतलब है कि इसको सीधा 100% ऐसा का ऐसा यूज में लिया जा सकता है, इसको ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है। या फिर क्या होता था कि मान लो कि इस आधार पर ऐसा इंजन बनाया जाए जो इसको यूज में ले सके, जैव ईंधन है तो उसके आधार पर ही इंजन बने और उसी के अंदर ये जा सकता है। तो दोनों दोनों तरीके से ये ना, इसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए नए इंजन की भी जरूरत नहीं है, या फिर नए बायोफ्यूल को इसके पेट्रोल के, डीजल के साथ में ब्लेंड करने की भी जरूरत नहीं है अब। ठीक है, तो ड्रॉप इन ईंधन की तरह काम करेगा। एबीएफ है जो अभिलाषा बायोफ्यूल है, तो वो डिजाइन इस तरीके से किया गया, यही चीज लिखी हुई है होगी इसमें, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रौद्योगिकी, ये है थर्मल क्रैकिंग उत्प्रेरक उन्नयन, ये इसकी एक टेक्नोलॉजी है। इसके द्वारा इसके अंदर ये बायोफ्यूल है, इसको बनाया जाएगा। और कच्चा माल है, तो कच्चा माल है ये, इसको जो 40 टाइप के अलग अलग जो चीजें हैं, 40 विभिन्न विभिन्न जो फीड स्टॉक हैं, फीड स्टॉक का मतलब जैसे मतलब कृषि उत्पाद हो गए और भी अलग अलग जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो उनके आधार पे इसको 40 तरीके से तो बनाया जा चुका है। और उसके अलावा भी और भी जो उत्प्रेरक प्रणालियां हैं उनके साथ में काम अलग अलग चल भी रहा है अभी। ठीक है, फिर इससे प्रभाव क्या होगा, जैसे बहुआयामी लाभ होंगे, जैसे पराली जलाने से हमें समस्या से निजात मिलेगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिलेगी, और आयातित जीवाश्म ईंधन पे हमारी निर्भरता है वो भी कम हो सकेगी। उसके बाद में हम वेस्ट टू वेल्थ की तरफ बढ़ जाएंगे, कि जो हमारा वेस्ट है, जो कृषि के अवशेष हैं, उसकी बजाय हम वेल्थ को जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद में नीतियों के अनुरूप है, जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है उसके अनुरूप है, जो हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं उसके अनुरूप होगा ये। बाद में डीकार्बोनाइजेशन, कि मतलब जो नेट जीरो हमारा जो लक्ष्य है, कि कार्बन को कम करने का जो हमारा लक्ष्य है, तो उसके आधार पे हम एक लक्ष्य को प्राप्त करने के अंदर सक्षम होंगे। तो ये हो गया, इसका प्रभाव हो गया।
अब अगला आर्टिकल पद्म पुरस्कार से संबंधित है। ये 5 तारीख की न्यूज थी। तो पद्म पुरस्कार अभी है ना, नामांकन वगैरह दिए जा रहे हैं। हमारे काम का क्या है कि पद्म पुरस्कार है तो कितने टाइप के होते हैं आपको पता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, फिर उसके बाद में इनको 1954 के अंदर स्थापित किया जाता गया था। और ये देखो मिनिस्ट्री, आप देखो गृह मंत्रालय है इसकी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और गणतंत्र दिवस के दिन दिया जाता है, ये भी आपको पता है। किन किन क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है ये भी याद रखना है आपको। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसंपर्क और सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग। अब सिविल सेवा का मतलब ये नहीं है कि जो मतलब पीएसयू है ना, उसके अंदर जो काम करने वाले हैं वो नहीं होंगे इसके अंदर, और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी नहीं होंगे। इसके अंदर कौन कौन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं और वैज्ञानिक हैं, ये शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पात्र है। उसके अलावा आपको पता है आर्टिकल हमारा 18 है, उस वो क्या है कि उपाधियों का अंत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कौन सा था, बालाजी राघवन है शायद, मेरे को याद आ रहा है जहां तक, एक बालाजी राघवन वाद था, उसके अंदर कहा था कि ये पद्म पुरस्कार है, ये सम्मान है, ये कोई उपाधि नहीं है, तो कोई भी आदमी इसको नाम के आगे यूज नहीं कर सकता है, लेकिन ये दिए जा सकते हैं, इनको बंद नहीं किया जाना चाहिए। ये इस केस के अंदर कहा था। ये था कब का, 1990 के समथिंग का है लगभग, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। फिर तो ये हमने देख लिया कि पद्म पुरस्कार है, तो ये पात्र कौन कौन नहीं होगा, बस यही है इसके अंदर। आगे चलते हैं। अब ये इंग्लिश के अंदर है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला है मेजर अभिलाषा बराक, इनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार मिला है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार कि मतलब हमारे भारत के अंदर अलग अलग देशों के अंदर जो यूएन की पीस कीपिंग मिशन जाते हैं, तो उसके अंदर जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, आपको पता है कि कोई भी युद्ध होता है तो उसके अंदर सबसे पहले जो अत्याचार वगैरह होते हैं, या फिर महिला और बच्चे, ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, तो उनके ऊपर ही होता है। तो उनके लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार पहले दिया जाता था, और ये अभी मेजर अभिलाषा बराक हैं, इनको दिया गया है। ये वैसे पीसीएस के काम का है, हमारे काम का नहीं है, अभी यूपीएससी के काम का नहीं है, बस आप एक बार इसको देख लेना। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने काम कहां पे किया था, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, यहां पे काम किया था इन्होंने। यूनाइटेड नेशन के इंटरिम फोर्स हैं लेबनान के अंदर, उसके अंदर इन्होंने विशिष्ट भूमिका निभाई थी, और एंगेजमेंट टीम कमांडर के तौर पे ये काम किया था इन्होंने, और जेंडर फोकल पॉइंट के रूप में काम कार्यरत है ये। फिर मुख्य परीक्षा के लिए क्या है, वो नारी सशक्तिकरण है, ये सब है, वो आप देख लेना। उसके बाद में अगला आर्टिकल है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर देश का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र अभी शुभारंभ हुआ है इसका। 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, आपको पता है कि अलग अलग जगह जो मौसम की पूर्वानुमान वगैरह लगाना होता है, तो उसके लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित करते हैं, और ये 7वां है, ये जम्मू के अंदर अभी जितेंद्र सिंह ने स्थापित किया है। तो ये 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है, और जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर और हिमाचल प्रदेश, इस क्षेत्र के अंदर ये काम करेगा। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया वाला सेक्शन है, जम्मू, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसके अलावा भविष्य के अंदर अब क्या है कि लखनऊ के अंदर भी एक बनाया जाएगा। मिशन मौसम है, आपको पता है कि मौसम की जानकारी के लिए है, एक मिशन मौसम है या मौसम इनिशिएटिव ऐसे करके है कि जो आईआर के अंदर पढ़ते हैं, वो क्या है आप मेरे को बताना। फिर वैश्विक मान्यता, वैश्विक मान्यता क्या है कि 1 सदी से ज्यादा समय से कार्यरत है श्रीनगर मौसम विज्ञान वेधशाला। श्रीनगर, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, श्रीनगर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है। ये क्या है कि 1 शताब्दी हो गई है इसको काम करते करते, तो क्या है कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इसको एक अलग तरीके से देखती है। इसको क्या दे दिया इन्होंने, शताब्दी वेधशाला नाम दे दिया इन्होंने। ठीक है, आधिकारिक रूप में मान्यता दी गई है इसको। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या कर रहे हैं, जैसे स्विस के वैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड के जो वैज्ञानिक हैं, और पटनी टॉप जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो वहां पे बादल और एरोसोल, जो हवा के जो कण है, हवा के अंदर जो कण मिलते हैं, तो एरोसोल हैं, उनके अध्ययन के लिए ऊपर ऊंचाई वाले जो बादल है, उनकी भौतिक प्रयोगशाला, हाई एल्टीट्यूड क्लाउड फिजिक्स लैब है, वो स्थापित की गई है यहाँ पे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हेडिंग याद रखनी है बस कुल मिला के। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में ऐतिहासिक प्रगति पर प्रकाश डाला। अभी क्या है कि प्रधानमंत्री ने एयर ट्रंक एक कंपनी है,
ठीक है, तो इनको 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता स्थापित करने के लिए इन्होंने 3 लाख करोड़ का निवेश किया है। आप ये बताओ कि मतलब ये 5 गीगावाट है, तो ये डेटा सेंटर है, तो इनको स्थापित करने के लिए 5 गीगावाट को तरीके से क्यों नापा जाता है कि मतलब इनको, जैसे गीगावाट तो आपको पता है कि मतलब एनर्जी के लिए होता है, तो इनको एनर्जी के तौर पे जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर आपको पता है कि जैसे फेसबुक का अलग अलग जगह का हमारे जो क्लाउड है, तो उसके अंदर सारे डेटा वगैरह वो स्टोर होते हैं और उनके लिए एक सेंटर स्थापित होते हैं। हमारे ये हवा के अंदर तो डेटा रहता नहीं है, उसके लिए सेंटर स्थापित होते हैं और उनको लोकलाइज करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कि डेटा लोकलाइजेशन के लिए, कि डेटा है तो वो बाहर ना जाए, हमारी सुरक्षित रहे डेटा, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये 5 गीगावाट है डेटा सेंटर का, 5 गीगावाट के तौर पे क्यों किया गया है, तो मैं ये बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि जैसे जो बिजली है, तो वो क्या है कि जैसे मतलब ये जो डेटा सेंटर होते हैं, तो उनको गर्म करने के लिए, गर्म रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो डेटा है वो गर्म रहता है, उसको ठंडा करने के लिए बिजली का हम उपयोग में लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है ठंडा करने के लिए। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी उस डेटा सेंटर को नॉर्मल रखने के लिए या चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, तो इस आधार पे उन डेटा, जो बड़े डेटा सेंटर होते हैं, उनको इस आधार पे नापा जाता है कि वो 5 गीगावाट डेटा सेंटर है। ठीक है, तो उनकी जो बिजली कंज्यूम करने की जो क्षमता है, उस आधार पर इनको गीगावाट के अंदर नापा जाता है। हालांकि ये जैसे 3 लाख करोड़ रुपए है, इसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा यहाँ पे, बस इतना ही देखना है इसके अंदर आपको। अगला है जो प्रज्ञानंद है, हमारे चेस चैंपियन बन गए। नॉर्वे चेस चैंपियनशिप थी 2026 की, इसके अंदर ये पहले भारतीय बन गए, ये जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इन्होंने इसके अंदर, जो आपको पता है मैग्नस कार्लसन, यदि आप चेस के शौकीन हो, देखते हो यदि, तो मैग्नस कार्लसन है, इनको इन्होंने 2 बार हराया एक ही इसके अंदर। हालांकि ये सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर किसी और से थे, वो मैं एक बार आपको देख के बता देता हूं। हाँ, तो ये वैसे पीसीएस के काम का है, हमारे काम का नहीं है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं आपको। ये विंसेंट कैमर है, तो जर्मनी के थे, उनको इन्होंने हराया था। और उसके अलावा जो सेकंड है, सेकंड विजेता रहे थे, वो वेस्ले सो, जो यूएस के हैं, वो रहे थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, विंसेंट कैमर और वेस्ले स्लो। अब अगला आर्टिकल है अंडर 18 एशिया कप, जो हॉकी का एशिया कप हुआ था, उससे संबंधित है। हॉकी के जो पुरुष वाले हैं, पुरुष हैं, तो उन्होंने तो स्वर्ण जीता है, गोल्ड जीता है, और जापान को हराया था इन्होंने। ठीक है, 4-1 से हराया था, ये काम का नहीं है हमारे। और जो महिला टीम है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और इन्होंने साउथ कोरिया है उसको हराया था। और इसके अंदर विजेता कौन है, ये चीन है। ये पीसीएस में काम का है, आपके काम का नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, फिर एक बार फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए, ऊपर ऊपर से एक बार देख लिया है तो बस एक माइंड में रह जाएगा बस। ठीक है, अगला आर्टिकल है भारतीय महिला फुटबॉल टीम, इनको SAFF महिला चैंपियन ये बन गई है। जो साउथ एशिया के जो फुटबॉल फेडरेशन है, उसकी चैंपियन भारतीय महिला टीम है, फुटबॉल टीम है, वो बन गई है। इतना ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, और आपने शायद सभी आंसर सही दिए थे, मेरे को याद तो नहीं है, उसमें बी और डी आंसर है शायद, मैं श्योर नहीं हूं, फिर भी आप देख लेना। उसमें वो जो पंजाब वाला था, तो वो गलत था स्टेटमेंट। ठीक है, वो ध्यान रखना आपको। तो ये 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित है, ये 3 क्वेश्चन दिए आज मैंने आपको। दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से संबंधित है, ये हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हो। फिर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, इससे संबंधित तीसरा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आज मैंने डाल दिए हैं। और ये क्वेश्चन है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो उसका क्या क्या लाभ वगैरह होंगे। ठीक है, तो ये आप कर लेना इसको। ठीक है, इसी के साथ में आज सेशन खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया है। ठीक है, थैंक यू।